కేరళ కోజికోడ్లో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. वहां हम पहुंचेंगे, बात को पहुंचाएंगे. आज जो रूप बना है उसका मूल कारण ऐसे अनेक लोग थे जिन्होंने अपना राजनीतिक इरादा नहीं था, सिर्फ संगठन शास्त्र का इरादा था. राजनीतिक जीवन के लिए संगठन खड़ा करने का मकसद था. अपने आप को संगठन के लिए आहूत कर दिया था. आने वाले समय में ऐसे कितने संगठन के कार्यकर्ता हम निकाल सकते हैं. विस्तार के लिए हम कितने लोगों को निकाल सकते हैं. कोई 6 महीने के लिए जाए, कोई साल के लिए जाए, कोई 2.5 साल के लिए निकले, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी नई परंपरा, और ये भी पंडित दीनदयाल जी की प्रेरणा से होना चाहिए. उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती. और पंडित जी का जो मंत्र था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो. अभी भी हमें देश में बहुत कुछ करना बाकी है. और करने का इरादा साफ है, संकल्प दृढ़ है, और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करने की ठान के रखी है. और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनसंघ दीपक के प्रकाश से चला था. भारतीय जनता पार्टी सूरज की सब किरणों को अपने में समाहित करने वाले कमल के भरोसे चल पड़ा है. एक दीपक की ताकत और सूरज के सब किरणों को अपने में समाहित करने वाले उस कमल की ताकत को भांप करके हमने आगे बढ़ने का निर्णय करना है. अगर हम उस निर्णय में चलते हैं तो हम देश की आशा अपेक्षाएं, निराशा की गर्त में जो डूबे हुए हैं, समाज के एक वर्ग के प्रति जो निराशा पैदा हुई है, उसमें चेतना पैदा करने का काम हम कर सकते हैं. जिस पार्टी के पास इतनी बड़ी, और हिंदुस्तान में हम ही हम हैं जिसके पास इतनी बड़ी संगठन की शक्ति है. हम ही हम हैं जिसके पास निस्वार्थ संगठन कार्यकर्ताओं की फौज लगी हुई है. ये औरों के नसीब में नहीं है. और जिसके पास ये ताकत हो तो देश को बदलने का मांझा भी रखता है. और ये बात सही है. सरकारी योजनाएं बनेगी, इसी विचार से बनेगी. गांव गरीब किसान का भला करने के लिए बनेगी. दलित पीड़ित शोषित वंचित के कल्याण के लिए बनेगी. प्रधानमंत्री का जहां निवास स्थान है वो गुलामी कालखंड से रेस कोर्स रोड से ना जाना जाता था. अभी दीनदयाल जी शताब्दी वर्ष निमित्त उस मार्ग का नाम भी लोक कल्याण मार्ग कर दिया है. चीजें सिंबॉलिक होती है, लेकिन वे लंबे अरसे तक प्रेरणा का कारण भी बनती है. और ये बात सही है कि हमारा एक ही मकसद है, सबका साथ सबका विकास. और ये बात भली भांति हम जानते हैं कि देश की समस्याओं का समाधान मात्र ही मात्र विकास में है. समाज के प्रति खाई मिटानी है तो नीचे के तबके लोगों का विकास खाई मिटाने में मदद करेगा. नौजवानों की ऊर्जा का उपयोग करना है तो विकास ही है जो ऊर्जा को चैनलाइज कर पाएगी. और इसलिए हम सबके लिए आवश्यक है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन को उनके आदर्शों को, जिन मूल्यों की उन्होंने हमारे राम ने प्रस्तुति की है और जो मूल्यों को वो जीते थे, उसे लेकर के हम कैसे आगे बढ़े. जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं. हमें भी पंडित दीनदयाल जी को देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन जब से संगठन में आए, जिन जिन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, हर किसी से दीनदयाल जी के लिए सुनने का अवसर मिलता था. वो कैसे रहते थे, कैसे बोलते थे, उनका स्वभाव कैसा था, ज्यादा ठंड होती तो उनको कैसी तकलीफ होती थी. बिना रिजर्वेशन ट्रेन के
दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे की उस समय तो हुआ करते थे, उसमें कैसे ट्रैवल करते थे, कैसी कठिनाइयों से गुजारा करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं पुराने कार्यकर्ताओं के पास से सुनने को मिलती है। बाहर के लोगों का एक स्वभाव बना हुआ है, समाज का एक वर्ग है जिसके साथ कोई बड़ी आभा हो, ऑरा हो, जरा तामझाम हो, चमक दमक हो, कोई चमत्कार हो, तभी लोगों को लगता है हाँ यार कुछ है। सादी सीधी निर्मल जिंदगी को एक वर्ग ऐसा है कि उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता है। और इसलिए जब हम पंडित दीनदयाल जी की बात करेंगे तो कई लोग हमें मिलेंगे, अच्छा ये कौन थे भाई? कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि जब कोई पूछेगा कि दीनदयाल जी कौन थे, मुझे बड़ा गर्व होगा कि एक ऐसा दल जिस आदमी ने खड़ा किया, जीवन के बहुत छोटे समय में चले गए और एक ऐसा दल बना के गए जो आज हिंदुस्तान पर शासन करने की शक्ति रखता है। वो इंसान कितना बड़ा होगा जिसकी ताकत को पहचानने के लिए ये आज का परिणाम काफी है। और इसलिए वो अपने कालखंड में शायद लोगों की नजर में नहीं आए होंगे, अखबार की सुर्खियों में नहीं दिखे होंगे, लोग चर्चा का विषय नहीं बने होंगे, लेकिन इसके लिए वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। वो तो उनकी पूंजी थी, वो हमारी अमानत है और उसी अमानत को हम गर्व करें। जिस समय हम इस प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा करते हैं तो एक वर्ग होता है, वो कहता है कि आप लोग बड़े कमाल हो, छोटे छोटे लोगों को भी बहुत बड़ा बना देते हो। मैंने ऐसे लोगों को एक बार कहा था कि जिनको आप छोटे मानते हो वो छोटे नहीं होते हैं, पर तुम्हारा मन इतना छोटा है कि छोटी चीजों को देखने का सामर्थ्य तुम खो चुके हो, लेकिन उसके अंदर जो विराट पड़ा हुआ है वो विराट का सर्जन भी कर सकता है और उस विराट का सर्जन आज हम देख रहे हैं। कल तक जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था, हां जो रत्न को पहचानते हैं कर देते थे। आपने फिल्म में देखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मेरे पास अगर 2 दीनदयाल हो, 2, तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति की सूरत बदल सकता हूं। कैसा अजोड़ व्यक्तित्व होगा जिसका हम अंदाज लगा सकते हैं। आर्थिक नीतियों पर उनका गहन चिंतन था। उस समय आज से 50 साल पहले उन्होंने कहा था कि आर्थिक दिशा में सोचा जा रहा है, आर्थिक योजनाएं बन रही हैं, नीतियां घोषित हो रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि तामझाम वाली दिखने वाली अर्थव्यवस्थाओं में कहीं हिंदुस्तान नजर नहीं आता है, भारत की जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अर्थरचना काम नहीं करेगी, उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने कहने के 25 साल बाद इस देश के राजकर्ताओं को अपने आर्थिक चिंतन को बदलना पड़ा। 92 में उनको पीछे जाना पड़ा। ये सारा देश इसका गवाह है। ये बात पंडित जी ने 50 साल पहले कही थी और इसलिए वक्त के तकाजे पर हमारा आचार और विचार खरा उतर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती मना रहे हैं, तब एक क्षेत्र है जिसकी व्यापक चर्चा करने का समय आ गया है। हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया में सुधार, एक बहुत व्यापक चर्चा की आवश्यकता खड़ी हुई है। इतना बड़ा लोकतंत्र, हमारी चुनाव प्रक्रियाएं कैसी हैं, उसमें क्या कमियां हैं, धन का रोल क्या हो रहा है उसमें, शासकीय शक्ति का कितना विनिवेश हो रहा है, अलग अलग चुनाव होने के कारण देश पर कितने प्रकार का बोझ पड़ता है। कई राजनीतिक दल के लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब चुनाव सुधार पर वो सोचना चाहिए। क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के वर्ष में
हम पूरे देश में इसके सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, निष्पक्ष संगठनों के द्वारा कर सकते हैं। मंथन तो हो, और मंथन में से जो अमृत निकलेगा निकलेगा। बंधे हुए विचारों से चुनाव सुधार नहीं होते। प्रधानमंत्री कोई सुझाव दे दे उससे चुनाव सुधार होगा तो अच्छा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन चुनाव सुधार पर मंथन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हमारी चुनाव प्रक्रियाओं में क्या अच्छापन लाएं, सामान्य मानवीय के हकों को और बल कैसे मिले, वोट देने से कोई वंचित रह जाए, ये स्थिति हमारे लिए पीड़ादायक हो, ऐसा वातावरण हम कैसे बनाएं। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए समय की मांग है कि हमारे चुनाव सुधारों में कई नई चीजें जोड़ने जैसी है, कालबाह्य चीजों को निकालने जैसी है। अगर इन चीजों को हम कर पाएंगे तो लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने की दिशा में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। करीब 3 दिन से यहां एक के बाद एक कार्यक्रम चल रहे हैं। कल भी सभी पदाधिकारी वगैरह बैठे थे और उसका जो वृत्त मुझे बताया गया, बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी उमंग और उत्साह से भरी हुई पार्टी है। कार्यकर्ताओं का जज्बा बड़ा गजब है, मूड गजब है, और उसके कारण लगता है कि देश के सामान्य मानव की आशा आकांक्षाओं की जो पूर्ति करनी है, इन कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य से हम इन चीजों को गरीब से गरीब के घर तक पहुंचाने में सफल होंगे, ऐसा विश्वास पैदा होता है। आज के प्रस्ताव पर भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है। प्रस्ताव का सेंट्रल आइडिया भी हर एक किसी की चिंता करने का रहा है, और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन भी हम सबको नए उमंग और उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा देने वाला बना है। दूर सुदूर केरल की धरती पर, जहां भारतीय जनता पार्टी के अनेक वीर कार्यकर्ताओं ने इस धरती को अपने रक्त से सींचा है। मैं खास करके मीडिया के मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि आज यहां जो आहुति नाम की किताब बांटी गई है, आप समय निकाल करके उसको पढ़िए। हम किसी की राजनीतिक विचारधारा को मानते नहीं हैं, इस पर हमें कितने जुल्म झेलने पड़े हैं, हमारे कितने निर्दोष साथियों को मार दिया गया है। दिल्ली इतना दूर है कि शायद ये चीख दिल्ली में पहुंची नहीं होगी, लेकिन आज जब केरल में देश का मीडिया का ध्यान है, मानव अधिकार की चर्चा करने वालों का ध्यान है, मैं उनसे आग्रह करूंगा क्या ये लोकतंत्र को शोभा देने वाली घटनाएं हैं। मैं आज भोजन कर रहा था, तब मुझे एक कार्यकर्ता मिले, बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी बच गई। उस पर ऐसा मार हुआ था, ऐसा प्रहार हुआ था, 3 महीने तक अस्पताल में वो जीवन और मृत्यु के साथ संघर्ष करता रहा, बस इसलिए कि हम आपसे अलग विचार रखते हैं। लोकतंत्र में ये कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र का रास्ता नहीं है और किसी के लिए भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि केरल से इस आहुति की चर्चा, मैं तो आप सबसे आग्रह करता हूं, हर राज्य के अंदर 3 या 4 स्थान पर यह आहुति किताब पर डिबेट होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएं, विचार विमर्श करें, क्या हुआ है। पूरा देश केरल के साथ खड़ा होना चाहिए। केरल के कार्यकर्ताओं ने तपस्या की है, बलिदान दिए हैं, और उनके बलिदान लोकतंत्र की भावनाओं को जगाने का कारण बन सकते हैं, जो हिंदुस्तान के और कोने में हम पहुंचा सकते हैं। और इसलिए
मैं चाहूंगा कि इसको सिर्फ एक केरल गए थे, बहुत सारी किताबें मिली, उसमें एक थी, ऐसा नहीं है, ये कुछ और है, उसको उस रूप में देखना चाहिए। ये मेरा हर कार्यकर्ता से आग्रह रहेगा। जब अगली आपकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम का आभारी हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति के तुरंत बाद प्रदेश कार्य समितियों की डेट पहले से फिक्स कर दी है। इस बार आपकी कार्य समिति में एक कार्यकर्ता हो जो इस आहुति किताब पर पूरा ब्यौरा दे, सबको एजुकेट करें, क्या हुआ है पता ही नहीं होता, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और हमें जुल्म सहना ये भी कभी कभी जुल्म बढ़ाने का कारण बनता है। हम लोकतंत्र के मार्गों को कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सत्य को उजागर करने का प्रयास अविरत करते रहेंगे, और ये हमारा दायित्व बनता है, उस काम को हम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जिस धरती पर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया था, उनकी आत्मा ने हमेशा हमेशा प्रेरणा दी है, उनके जीवन ने हमें ताकत दी है, उनके विचारों ने हमें संबल दिया है। ये शताब्दी वर्ष हमारे लिए नई ऊर्जा, नई चेतना, नई शक्ति का कारण बने, इसी एक अपेक्षा के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में उस महान पवित्र आत्मा को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए देश के कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए हम सब पर निरंतर आशीर्वाद बने रहे, ताकि हम गरीब का कल्याण कर पाए, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित का कल्याण कर पाए, गांव गरीब किसान का कल्याण कर पाए, पहले से अच्छा कर पाए, अच्छे से भी और अच्छा करने का प्रयास करते रहें। इसी एक भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।